सबका अभिवादन। इंटक के इस 57वें स्थापना दिवस समारोह पर आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लक्ष्मण जी के परिवार से मैं समझता हूँ मेरी कोई 36-37 साल पुरानी मैत्री होगी, और रावत भाटा भी मैं शायद आज के कोई 34-35 साल पहले पहली बार आया था। उसके बाद मैं 3-4 बार और आया, 3 बार का तो याद है मुझे। लेकिन इतना बेहतरीन कवि सम्मेलन मैंने पिछले 2 दशक में नहीं सुना। मैं आपके पद्मभूषण गोपाल दास नीरज जी भी यहाँ आए होंगे रावत भाटा। वो एक बात कहते थे कि कवियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो अपना समय और श्रम दे करके रात को कवि सम्मेलन सुनने आया है, वो जब लौटे तो उसकी भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। और आजकल ऐसे कवि सम्मेलन कम क्या होते हैं, नए के बराबर हो गए। चकल्लस होता है, त्रिअर्थी और इस तरह का रसहीन, गंधहीन। मैं तो पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में फंसा। सरस्वती वंदना की कवयित्री ने माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे, और बहुत बेसुरा गा रही थी। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, लेकिन मांग वाजिब है। आदरणीय व्यास जी से 3-3.5 दशक बाद आज मिले। इनकी सरस्वती वंदना जी की क्या गूढ़ता थी और क्या पोर में रस भरा था। मैं बहुत चयन करने लग गया कवि सम्मेलनों के। मैं हर जगह ऐसे जाता नहीं, मैं सच बताऊं, ऐसे घर चलता है। उसके बावजूद भी कोशिश रहती है कि सुनने वाले लोग अच्छे। लोग शिकायत भी करते हैं, ये मेरा अहंकार नहीं है, अनपढ़ा है, पैसे की तुलना में। लोग शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आप तो 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। तो कवि सम्मेलन वो अच्छा नहीं होता है जिसमें हम बोलते हैं आप सुनते हो। कवि सम्मेलन वो अच्छा होता है जिसमें हम कवियों को सुख मिलता है। ये कैसेट तो हर रात बजती है, नया क्या है, सब कुछ तो यूट्यूब पे पड़ा है। लेकिन लाइव सुनने का जो आनंद है, हर शब्द के नए अर्थ खुलते हैं। और हम कवियों को जो सुख आज मिला है, बनत जी ने क्या बढ़िया दोहे गीत सुनाए, अर्जुन ने भी बहुत बढ़िया हास्य से समा बांधा, और बादल तो मैं समझता हूँ कि पूरे चौमासे में ऐसे नहीं बरसे। यार जी का तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा। मुझसे एक तो मेरे पर ठप्पा लगा दिया जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूँ। काफी कार्यक्रम तो इसी में कम हो जाते हैं। मैं तो अगर ये सहज रूप से भी कह दूं कि मोदी जी तीसरे बार में विकास के दम पर जीते हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हैं। एक सवाल और पूछते हैं लोग मेरे से जाते, क्योंकि जिस तरह का वातावरण, जिसमें जिस तरह के तनाव और दबाव है, बोले आपको साहब कभी धमकियों की नहीं मिलती। मैंने कहा आमना सामने नहीं होता, सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता, किताबें वो नहीं पढ़ते। तो मेरे साथ इस तरह की दिक्कतें नहीं है। पढ़ने का अपना एक सुख होता है। मैं जब सबसे पहली बार रावत भाटा आया था, तो मुझे ध्यान है आप ही के पुस्तकालय से एक किताब इशू करवाई थी लक्ष्मीदत्त तरुण ने, और उनके शरद जोशी का पहला व्यंग संग्रह यथासंभव मैंने पढ़ा था। और मैं आपको बताऊं कि कवि सम्मेलन वही शरद जोशी जी मुझे कवि सम्मेलनों में भी मिले, मैं उनके साथ भी गया और मैंने उनका रंग देखा कि सारे कवि लोग कविताएं सुना करके बैठ जाते हैं, तब शरद जी 2 पेज के पन्ने लेकर के खड़े होते हैं और पूरा सभागार लोटपोट हो जाता है। ये चाबी मेरे 15-17 साल बाद हाथ लगी। हिंदी में तमाम कवि कविताएं सुनाते हैं, मैं हूँ जो गद्य पाठ करता हूँ, जिसे वो उर्दू में नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। एक रचना आपको सुनाता हूँ, क्योंकि बातें काफी हो गई
और महिलाओं के लिए तो सब कुछ कह दिया। बादल ने तो सारी जिम्मेदारी लड़कियों पे छोड़ दी। शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो। अब वो समय नहीं है साहब, और कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। हमारी कोशिश रहती है कि लोग पठन पाठन की तरफ मुड़े, कुछ किताबों की बात हो, कुछ शब्द के नए अर्थ खुले, कुछ चमत्कार हो। धर्मयुग, सारिका, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, इंतजार रहता था कि पत्र पत्रिकाएं आएंगी और बच्चों को कुछ पढ़ने को मिलेगा। चंपक, पराग, सरिता, मुक्ता, कितनी कादम्बरी, कितनी तो पत्र पत्रिकाएं होती थी। अब तो आप तो खैर अखबार निकालते हैं, लेकिन छोटे अखबारों की बात अलग है। बड़े अखबार तो 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन जो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक ही जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली ले जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया कि संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? वो बोले जी हमारा अखबार कहीं बिकता नहीं है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बेचता है। और टेलीविजन वालों ने तो हद ही कर दी। वो प्राइम टाइम देखते हो ना, 4 जन पैसे आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को भड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और आपकी मोहब्बत मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते रेखा की गरीबी पर। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गई। तो ऐसे दौर में ये अंधेरे समय में यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आज एक लेख ऐसा भी सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुना होगा। ब्रेकिंग न्यूज, खबर को कैसे ताकते हैं। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया, राजा पानी से नहाया। चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम व्यंग पर आपकी फिर मोहब्बत मिले, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। ऐसे दौर में आप सब लोग कविताओं का आनंद ले रहे हैं, रचनाओं का आनंद। एक रचना मैं बिना किसी बातचीत के सुनाता हूँ जो नई है। YouTube पे शायद एक आध चैनल पे कहीं मैं बड़ा आर्टिकल लिखने में हूँ, लेकिन उसकी समरी सुना देता हूँ। ढूंढ लेता है, तनाव की कोई नहीं। मनज जी और व्यास जी और ये सब पहली बार सुनेंगे। भारत में स्मार्ट सिटी में भारत।
जवान पे नहीं चढ़ी है तो थोड़ी आपका अतिरिक्त एकाग्रता चाहिए। भारत में स्मार्ट सिटी में भारत। बेटा रो मत, हमारे भी 15 लाख नहीं आए। भारत में स्मार्ट सिटी में भारत। और आज कवि सम्मेलन की सफलता का एक और है ये फॉर्मेट आगे भी जारी रखना, 5 कवि बुलाना और 1 वकील भी। और देश में जैसे हालात है कवियों को भी जरूरत पड़ सकती है वकील की। लेकिन आज भी हम बात कर रहे थे गेस्ट हाउस में, एक सज्जन कह रहे थे कि साहब यहाँ भी लोग बाग ऐसा कह देते हैं तो फिर हम मुझसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा उनसे बहस मत किया करो, वो होमवर्क देने के लिए तो छोड़े हुए हैं। राजा को 2 पूंजीपति होमवर्क देते हैं, राजा IT सेल को होमवर्क देता है, IT सेल वाले राजा के विरोधियों को होमवर्क देते हैं और विरोधी उसको ले लेते हैं। तो हंस करके टाला है। सबसे बढ़िया है किसी भी वर्चस्ववादी या डिक्टेटर की एक ही कोशिश रहती है समाज में हंसना कर दिया, उसके सारे काम आसान हो जाता है। इस तरह की आइडियोलॉजी से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, 2 ही विचारधाराएं लड़ सकती हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। विपक्ष के जिस दिन ये समझ में आ जाएगी उस दिन चीजें बदल जाए। आप हंसना, वो ये कहते देखो विदेश में टंका बज रहा, बोले अच्छा यार वाह, बात ही खत्म, आपने होमवर्क ही नहीं किया। जब 2019 में जीते मेरी इमेज ऐसी होगी तो मेरे पास गुजरात से एक फोन आया, वो जीत रहे थे, उनको बढ़त मिल गई थी, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो मैं होमवर्क लेता नहीं, मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैंने कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। होगा तो वही जो पटकथा में लिखा हुआ है। भाई गब्बर सिंह शुरू में निपट जाता तो 16 थोड़ी 3.5 घंटे चलते। हर चीज की एक स्क्रिप्ट है, वो जिस दिन पूरी होगी उस दिन काम पूरा होगा, ना वो तनाव पालते। ऐसे ही एक वकील साहब थे, मैं सच बता रहा हूं, वो इनकम टैक्स के वकील, सच बता रहा हूं, वो मजाक कर ली उन्होंने। बोले संपत सरल जी इतना तीखा मत बोला करो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैं होमवर्क लेता, मैंने कहा भिजवा दो छापा वाले। एक लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और सुबह जिसको चोर कहते हैं शाम को मास्क पहना के पार्टी में ले लेते, वो उज्जवल वो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना। तो होमवर्क लेना बंद कर दो सबसे पहले, सोशल मीडिया पर भी मत लो। अब वो कमेंट करते हैं, आप नीचे कुछ मत देखो, फिर उनका तनाव देखो। तो ये सब चीजें तो किया करता। भारत में स्मार्ट सिटी में भारत। वर्तमान में दुनिया में 2 प्रकार की स्मार्ट सिटियां हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। दोनों में फर्क ये होता है कि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले ड्राइव करते समय मुड़ने के लिए इंडिकेटर के साथ हाथ भी देते हैं और जरूरी नहीं कि दोनों देने के बावजूद मुड़ेंगे। या वो उधर ही मुड़े। अब सुन लोगे आप। भारतीय स्मार्ट सिटी में AI के दबदबे के बावजूद जुगाड़ का महत्व पहले की तरह बना हुआ है, यानी माचिस की तीलियां आग जलाने के साथ ही कान खुजलाने के काम भी आते हैं। हिंदुस्तानी आदमी की फितरत है। हर हाथ में स्मार्टफोन और हर समय कॉलिंग, चैटिंग, गेमिंग,
मानो भारतीय स्मार्ट सिटी वाले डिजिटल आ गए। बच्चे का जन्मते ही रो देना उसका स्वस्थ होना नहीं माना जाता, बल्कि समझा जाता है कि वह स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। भारतीय स्मार्ट सिटी में बाजारों पर चीन का कब्जा है और दिमागों पर अमेरिका। बहुत अच्छा सुनिए। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनता है। जब तक पास होते रहे, पढ़ने जाते रहे, जूं ही फेल हुए खुद स्कूल खोल लिए। वर्चुअल दुनिया में खोए युवा तो लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करते हैं जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही। कंधे से बोलते हैं ना। बोलचाल में अंग्रेजी पर भारी जोर रहता है। किसी भारतीय स्मार्ट सिटी वाले से उसके मोबाइल नंबर पूछ लो तो वह आधे नंबर अंग्रेजी में बताता है, जैसे 9414024365। इसलिए देश का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बेफिक्र रहो। भारतीय स्मार्ट सिटी में पढ़ाई लिखाई लेन देन तो ऑनलाइन होते ही हैं। लोग अपने घर की जीपीएस के सहारे ही पहुंच पाते हैं। पकड़ना, जीपीएस के सहारे पहुंच पाते हैं। घर में एंट्री के समय हर उस पति को आईडी भी दिखानी पड़ती है जो समय से पहुंचता है या बिना पिए पहुंचता है। अब आप व्यंग देखना और भरपूर समर्थन करना, मैंने पहली बार कहने की कोशिश की है। भारतीय स्मार्ट सिटी में जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाने पर भी भारी जोर रहता है, ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं हो कि तवाइफों के मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन अबलाओं की दशा कैसे बदल जाएगा। क्योंकि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए जीते हैं। अतः यहाँ वहां कदम कदम पर धर्मस्थल होते हैं। लोग पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं। जो नंगे पैर धर्मस्थल नहीं जाते हैं, वे घर नंगे पैर आते हैं। भारतीय स्मार्ट सिटी में सड़कें सिर्फ इसलिए संकरी रखी जाती हैं ताकि लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा सकें, जगह मिलने पर ही साइड दी जाए। रोड लाइटों की टाइमिंग तो शायद सूरज से कनेक्ट रहती है, क्योंकि तमाम रोड लाइटें सूर्योदय होते ही जल उठती है और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाती है। भारतीय स्मार्ट सिटी में इस तरह की घटनाएं आम रहती हैं कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करता है। सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग का इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप किया था, नेट 12 घंटे हो गए, रिप्लाई तो दूर तुमने देखा तक नहीं। मित्र अनदेखी का कारण बताता है, एक काम में लगा था सो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सका। इससे आप समझ ही गए। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद भारतीय स्मार्ट सिटी वाले इस हद तक मिलनसार होते हैं कि सार निकलने तक ही मिलते हैं। आज की जो शिक्षा है वो आदमी को समझदार नहीं बनाती, चालाक बनाती। बहुत अच्छी बात। इस हद तक मिलनसार होते हैं कि सार निकलने तक ही मिलते हैं। आप जाएं किसी से मिलने, आपको देखते ही वह यूं बाहें फैला देगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल पर ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 ग्लासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, अपना बंद स्मार्टफोन कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। समापन की ओर बढ़ता हूं। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी हों,
अपने क्रियाकलापों से ही पहचाने जा सकते हैं। एक दफा लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर दो लोगों ने देखा कि सामने दो लोग एक ही बेंच के दो छोरों पर बैठे हैं और आपस में अपने स्मार्टफोनों से बातचीत कर रहे हैं। देखने वालों में से एक ने हंसते हुए कहा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी स्मार्टफोनों पर बातें, लगता है दोनों भारतीय हैं। उसके साथी ने साफ किया, भारत में भी किसी भारतीय स्मार्ट सिटी से हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम डाटा खर्च होता है। और आखिरी बंद, ये तकनीक हमको कहां ले जाएगी उसकी तरफ इशारा है। समापन करता हूं। सुनते हैं कि भारत सरकार अपनी बनाई हर भारतीय स्मार्ट सिटी को यूनिक भारतीय स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां के मृतकों का अंतिम संस्कार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले स्मार्टफोन और आधार कार्ड के साथ करना कंपलसरी करने जा रही है, ताकि यमराज ओटीपी द्वारा कंफर्म कर सके कि उसके दूध किसी और को तो नहीं उठा रहे। पुल बनाए, कितने एक्सप्रेस वे बनाए, कितने डैम बनाए, ये तो समय के हिसाब से सुविधाएं जुटानी होती है, जरूरतें जुटा रहे हैं। विकास ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। हमारे जो मास्टर जी हमको पढ़ाते थे वही पेपर बनाते थे, वही परीक्षा लेते थे, वही नंबर देते थे, और मजाक परीक्षा के समय बच्चा गर्दन में घुमा दे। आपने कभी इस समय की कल्पना की होगी कि एक की जगह दूसरा फेंक के परीक्षा दे रहा है? मूक बधिर की कोटे में पास हो गए और टेस्ट के लिए मूक बधिर को भेज दिया। आप देखो कैसा प्रजातंत्र, कैसा लोकतंत्र हमने बनाया। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। मेरे साथ तो एक सच्चा किस्सा हुआ। मैं दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। पर अच्छा मेरा मित्र था, बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात संभाली, मैंने कहा नहीं, 2 कारण से आया हूँ। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही की सबसे कम भीड़ है। तो वो भी मजाक में उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो, हम भी सोच रहे थे कि एक दिन के लिए हम भी मेडिकल की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। दूसरों की बिक्री देख करके हमें भी आइडिया आया। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोले लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के अभी वोटर आईडी, वो वोटर लिस्ट जो है, कितनी गड़बड़ियां उजागर हो रही है, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। वो एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिपोर्ट में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा। बोले नालायक, देश को आजाद हुए 80 साल होने को आए, मौके का फायदा उठा, क्या 3 बच्चे लिखवा दिए? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। अब वो जूनियर का जवाब सुनना, अंदाजा लगा ना करप्शन कहां तक पहुंच गया। बोले क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। एक अंतिम रचना में आपको सुना। अभी लोग कह रहे थे कि साहब अपने 10-11 साल में होना चाहिए, ऐसा ही। आज के 100 साल पहले एक संगठन बनाया गया। हमारे एक मित्र थे प्रमोद तिवारी, कवि थे कानपुर के, वो गुजर गए दुर्घटना में। उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात की, वो मैं कई जगह सुनाता हूँ उनके नाम से।
वो संगठन बनाया गया कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पे अंतिम हिंदू राजा था, तो हमें फुल फ्लेश हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली के गद्दे पे बिठाना, और साम दाम दंड भेद से वो उपलब्धि हासिल करने में 90 साल लग गए, और वो उपलब्धि हासिल कर ली। बात का मजा तो अब लेना, वो उपलब्धि हासिल कर ली, अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। हमने तब कहा था कि जीएसटी के 2 स्लैब रखो, पहले तो ये थे ही खिलाफ कि एक राष्ट्र एक टैक्स नहीं होना चाहिए, फिर 4 लगाई और अब उनको 2 कर दी। तब 4 के फायदे बता रहे थे, अब 2 के बता रहे, मजा देखो। लेकिन वक्त जो होता है ना, वो चीज ही ऐसी होता है। वक्त तो आप जानते हो ना, जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, वो हर पत्थर को देवता मान लेता है। वो एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके अगरबत्ती जला के नारियल फोड़ रहा, तो किसी ने बताया यार जिसको देवता समझ रहा है वो माइल स्टोन है, तो वो अंधभक्ति में डूबा था। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली ढाई। तो इनकी इलाज कुछ नहीं है, ये माइंड वॉश किए हुए लोग, इनको जैसे समझाते हैं इनके हाथ आते हैं वैसे समझ जाते हैं। मेरे एक रंग लेख में एक प्रकरण है, गांव में आदमी निकल रहा नजदीक से, तो नेताजी को कुछ मिला नहीं, उन्होंने भक्तों को बहका दिया, अरे कल को चोरी हो जाए, चोर जाएंगे तो उनके पैरों में निशान ही नहीं मिलेंगे तुम्हारे, कितनी बुरी बात है। वो जाकर के बोले नहीं साहब, हमारे चोरी हो जाए तो पैरों में निशान नहीं मिलेंगे, जान चली जाए सड़क नहीं बनने देंगे। बात ऊपर तक पहुंची, कंपनी में नेताजी की सेवा पूजा हुई, तो नेताजी ने उनका माइंड वॉश किया, बोले कितनी बेवकूफी की बात करते हो, मान लो तुम किसी के यहाँ चोरी कर लो, कितनी जोरदार बात है कि तुम्हारे पैरों में निशान नहीं मिलेंगे। तो भक्त घर से गेंदी पावड़ा परात उठा ले, बोले जान चली जाए सड़क यही मिलेगी। तो उनको उनके हाल पे छोड़ो, समय सब पोशीदा करते हैं, और गलती उनकी भी नहीं है। धर्मवीर भारती जी ने एक नाटक लिखा अंधा युद्ध 53-54 के आसपास, उसमें एक प्रसंग आता है, गलती उन विचारों की नहीं है। युद्ध का 18वां दिन है, दोपहर बाद का समय, और लोग प्रहरी पहरा दे रहे घूम घूम के। वो प्रहरियों का सवाल जवाब ही वर्तमान जो परिवेश है उसका उत्तर है। अचानक सन्नाटा गिरता है और अंधकार बढ़ने लगता है, तो एक प्रहरी दूसरे से कहता है जरा देखना तो कैसे सन्नाटा गिर रहा है, कैसे अंधकार बढ़ रहा है। तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। इसलिए जैसा राजा वैसी प्रजा, हंसा करो, खूब हंसो और हास्य के कवि सम्मेलन कराओ। आज एक तो वीर रस का कवि नहीं है, इससे भी अच्छा हो गया है, वरना तो वो तो तान में आते सीधे। अंतिम रचना सुना दे, एक आदर्श भारतीय का, स्मार्ट सिटी सुन ली, अब वहां भी सुन। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है। एक 30 करोड़ का अमेरिका 140 करोड़ की आबादी के देश को धमका रहा है, और हमारे शासकों की हिम्मत नहीं है कि उसको जवाब दे दे। इंदिरा गांधी पहले दिन से जानती थी कि अमेरिका की जो नजदीकी है वो मूर्खता है और मित्रता महामूर्खता है। यदि किसी आदमी को आप घोर स्वार्थी और अपना ही पक्ष पहले हित देखने वाला आदमी समझे, तो समझ लो कि वो अमेरिका के भेष में आदमी है, आदमी के भेष में अमेरिका है। वो अपना हित पहले देखता है, और चाइना उसका भी उस्ताद है, थोड़ी देर में बता देगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना से आए, बड़े फोटो हुई, दूसरे दिन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला लिया उसने, विक्ट्री डे परेड। वो बैलेंस करके चलते हैं, सब जानता है। भारत एक बाजार है, 140 करोड़ नागरिक नहीं रहते, 140 करोड़ ग्राहक रहते हैं, जानते हैं। एक रचना मात्र, एक आदर्श भारतीय का,
हम शहर में रहते हैं और रोमानी चश्मे से गांव देखते हैं। गांव वैसे नहीं है। गांव में जाकर स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं मिले, सड़कें अच्छी हो, पानी अच्छा हो तो शहर ही ठीक है भैया, कोई गांव में नहीं रहना चाहता। आप कोटा से इधर आते हो, रास्ते के गांव देखते हुए आते हो ना, गांव वैसे नहीं। एक आदर्श बात जी, आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। गांव आज भी वैसे ही आए, वैसे उतरो नीचे आओ। अनीशनाथ रेणु ने जैसा बेला आंचल में लिखा और श्रीलाल शुक्ल ने जैसे राग दरबारी में लिखा, गांव वैसे ही है, बल्कि उज्जैन वाली हो गई। बस दो चीजों का फर्क है, एक तो गांव में जातीय कट्टरता होती है, सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होता, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा पहुंचने लग गया। और शहर में सांप्रदायिक कट्टरता होती है, जातीय पहचान नहीं होती, वहां सब एक साथ रहते हैं। दूसरा, शहर के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता, गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, और वो बात का बुरा नहीं मानता। शाम को मजाक करो, सुबह वैसे कि वैसे। शहर का आदमी ने मजाक अगर एक बार दिल पे ले ली तो वो जिंदगी में नहीं भूलेगा, फिर चाहे आपके उनकी रिश्तेदारी हो बोले, वो नहीं भूलेगा उसको। वहीं से मैंने एक रचना निकाली। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। क्योंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी ठाकुर साहब ने, चौधरी ने, पटेल ने, सेठ जी ने ये बसाते थे। जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था और जन प्रधान थे, जो कि निहायत तो ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे लोग घर बैठे दे जाते हैं। और आज की शाम इस पवित्र मंच पर और शुद्ध कविता की राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया। असली स्वच्छ भारत अभियान कहाँ जरूरत है? यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, व्यक्ति को पता ना, मुझे पहुंच गई बात। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये चीजें दोनों गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या है। व्यंग्य का मतलब ये नहीं है कि संसार में सब कुछ। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्तनिर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझ, शब्द बहुत पसंद आया तो मैंने सदुपयोग किया उसका। देखें, स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का क्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है
जितनी देर मिड डे मील चलता है। पल्लवित नहीं होने दिया वो व्यंग आप देखें। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में कै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि कै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और व्यंग पर तो अब उठेगी तालियां। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले किसी को बुरा लगे, मैं कहता हूं जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन है। उसके बावजूद भी हम बेचैन नहीं हुए। कैसे सिस्टम में जी रहे, छतें टपक रही हैं स्कूलों की, अस्पतालों की और धर्मस्थलों के स्वर्ण कलश इस दुनिया में जी। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं बचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। धर्मस्थलों की कमाई भी आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। पता तो लगे कौन दे रहा है, जो ले रहा है उसका क्या कर रहा है। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसिड है, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र आपके समारोह के मुख्य अतिथि एडी और हमारे अतिथिगण, सारे कविगण, हमारे एडवोकेट, इंटर के पैनल के एडवोकेट खत्री साहब और सभी मेरे दोस्तों, माता और बहनों, सभी ने आज आप यहाँ पधारे, हमारे निमंत्रण पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एनटीसी मैनेजमेंट का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस से हमें ये इज्जत और सारी सुविधाएं हमें दी। मैं पुनः आईटीसी की तरफ से, सारे सदस्यों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये सामने देखिए। फोटो में अरे उनका थोड़ी लेना है।